जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ऑलरेडी इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और पूरे चैप्टर को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम चालू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम एक स्ट्रक्चरल व्यू पढ़ेंगे, मतलब ओवरव्यू से देखेंगे किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीजें होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है। फिर उसके बाद एक एक पार्ट के उसको थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बाद हम शुरुआत करें तो देखिए उसमें क्या होता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एपिडाइमिस और वास डिफरेंस आता है, और लास्ट में फिर इधर किधर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, या एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है वो पेनिस होता है, और इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना होता है। इसके साथ में कुछ चीजें होती हैं एसोसिएटेड, जो सेकेंडरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्लैंड टेस्टिस ही होती है, जो एसोसिएटेड या फिर जो सेकेंडरी ग्लैंड्स होती हैं तो सेकेंडरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चालू करें तो देखिए जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है या उसके अंदर रखा होता है। ठीक है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं। अब स्क्रोटम क्यों जरूरी है, बाहर की तरफ, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता टेस्टिस, बाहर की तरफ क्यों होता, क्योंकि इसका एक रीजन है। इस पर मेटोजेनेसिस जो एक प्रोसेस होती है स्पर्म बनाने की, वो प्रोसेस हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा सा कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना कम की आवश्यकता होती है, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, टेस्टिस को लेकर के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ क्या हो जाती है, एक्सटेंड कर जाती है, बाहर की तरफ लटकी हुई होती है। ठीक है, अब टेस्टिस भरी है किसके अंदर भरी, स्क्रोटम, तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, स्क्रोटम। ठीक है, अब ये स्क्रोटम में टेस्टिस अगर भरी है तो कहीं पे वो टेस्टिस रोटेट ना कर जाए अपनी जगह पे, अदरवाइज ये पाइप क्या हो जाएगा, लीक, ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए कभी रोटेट ना कर जाए, कभी उल्टा सीधी ना हो जाए, इसलिए नीचे की तरफ से क्या होती है, एक फाइब्रस बैंड्स होते हैं, उस फाइब्रस बैंड से अटैच होती है। उस फाइब्रस बैंड को हम क्या बोलते हैं, गुबरनाकुलम के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर रोटेट होने से या फिर अपनी डिस्पोजिशन होने की वजह से, मतलब अपनी जो पोजीशन है, पोजीशन चेंज होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमारे टेस्टिस है, टेस्टिस क्या होती है, बोल प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब इसका दो काम होता है, फर्स्ट काम होता है कि इसके अंदर स्पर्म बनेगा, और दूसरा काम होता है कि ये एक प्रकार से मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए भी कार्य करती है। तो सोर्स ऑफ मेल सेक्स हार्मोन हो जाता है, यहीं से बनता है। इसका नाम क्या है, बोले टेस्टिस है। टेस्टिस का शेप साइज कैसा होता है, थोड़ा शेप अगर की बात करें तो हम ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, जब हम इसकी साइज की बात करें तो इस तरीके से 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, लेंथ, और 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो सकती है। देखिए इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो अलग से हम पढ़ेंगे, जब टेस्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बात करते हैं कि इसके अंदर से ढेर सारी अलग अलग डक्ट निकलती हैं और यहाँ पे एक नेटवर्क बनाती है। क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती हैं। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलते हैं। अब वो रेटे टेस्टिस बना कैसे, बोले बहुत सारी इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें से ढेर सारी, प्रत्येक के अंदर 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बोले, है ना, तो 250 लेकर के 750 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हो सकती हैं इसके अंदर। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में सब जोड़ करके क्या बनाते हैं, रेटे टेस्टिस बनाती हैं। रेटे टेस्टिस क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें ढेर सारी नलियां आकर के आपस में गुथ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। रेटे टेस्टिस से फिर कम से कम 10 से 15 नलियां बाहर निकलती हैं, टेस्टिस के बाहर की तरफ निकलती हैं, जिसको हम वासा इफेरेंसिया के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अभी जब टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे हम सब चीज लिख लेंगे, देख लेंगे। अभी समझते जाइए बस। तो वासा इफेरेंसिया बुलाते हैं। वासा इफेरेंसिया जाकर के बाहर वाला जो एक अलग से पाइप इसके ऊपर अटैच्ड पाइप है, इस अटैच्ड पाइप पे ओपन हो जाती है, और इस अटैच पाइप का नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। नाम क्या है इसका, एपिडिडाइमिस, जो बहुत लंबी होती है, लगभग 6 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो एपिडाइमिस हो गया। एपिडाइमिस क्या करती है बेटा, आगे चल के ओपन हो जाती है, कि इसमें एक और लंबे पाइप पे ओपन होती है, जो पाइप नीचे से जाकर के ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करता है, वाइडर पाइप होता है। इस पाइप का नाम क्या होता है, या इस डक्ट का नाम क्या होता है, वास डिफरेंस बुलाते हैं। हम क्या बुलाते हैं इसको, वास डिफरेंस बुलाते हैं। अब ये टेस्टिस के मतलब जो स्क्रोटम से हमारी बॉडी के अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाकर के जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, जिसके अंदर यूरिन भरा होता है, और ये दोनों किडनी से आए हुए पाइप है। तो अगर राइट वाली किडनी टेस्टिस है तो उसका राइट वाला जो यूरेटर होता है, ये जो यूरेटर है राइट वाला, कौन सा यूरेटर है, राइट साइड का, है ना, राइट साइड का है। तो राइट साइड की यूरेटर की जाएगी और उसके ऊपर से एक लूप बनाते हुए नीचे की तरफ से फिर से क्या करेगी, डिसेंड्स करेगी, नीचे की तरफ लटकेगी। जैसे नीचे तरफ आएगी तो एक वाइडर पार्ट बनाती है। इस वाइडर पार्ट को हम क्या बुलाते हैं,
एम्फुला के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको हम? एम्फुला। ठीक है, ये एम्फुला होता है, वाइडर पार्ट होता है। कैसा होता है? वाइडर पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें थोड़ी देर के लिए जो स्पर्म आया है वो स्टोर होता है। वाइडर पार्ट, ठीक है, वाइडर पार्ट होता है एम्फुला। अब एम्फुला देखो, एम्फुला से आगे चल के फिर से नैरोवर हो जाता है, पतला हो जाता है, वही डक्ट पतली हो जाती है। पतली होने के बाद वहां से फिर एक ग्लैंड होती है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। डक्ट, ये जो डक्ट है ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल कहलाएगी, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। और साथ में जो हमारी ऊपर की तरफ गई हुई एक वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस दोनों मिल करके एक डक्ट का निर्माण करते हैं। इस डक्ट को बोलते हैं हम इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट, ओके। अब इजाकुलेटरी डक्ट क्या होती है? जो यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप आता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा, उस यूरेथ्रा से एक जगह पे मिलती है, जिस जगह पे मिलती है वहीं पे एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ठीक है, एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर में बड़ी सी ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है उस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से जाती है और कहां पे मिलती है? उसी के अंदर, अंदर वाले पार्ट में यूरेथ्रा से मिल जाती है। और जैसे यूरेथ्रा से मिल जाती है तो अब वो पाइप कौन सा हो गया? यूरेथ्रा वाला पाइप हो गया। तो हमारा वास्ट डिफरेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हालांकि वास्ट डिफरेंस यहीं से कंप्लीट हो गया था, बट उसके बाद नाम चेंज हुआ था। सिर्फ क्या बना था? इजाकुलेटरी डक्ट बन गया था। इजाकुलेटरी डक्ट बन गया था। जहां से सुना तो इजाकुलेटरी डक्ट नाम जरूर पड़ा, बट अभी भी क्या है? वो वास्ट डिफरेंस है। और जाकर के ओपन आती है किसमें? यूरेथ्रा में। बात समझ में आ गई? अब देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड की जस्ट नीचे की तरफ जैसे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे फिर से दो नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में ग्लैंड मिलती हैं, दो छोटी छोटी ग्लैंड मिलती हैं। वो उस ग्लैंड का नाम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसका एक और नाम होता है काउपर्स ग्लैंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? काउपर्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, कौन सी ग्लैंड हो गई बेटा? काउपर्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड, या फिर क्योंकि काउपर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे या उनके सम्मान में उस ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है क्योंकि बल्ब छोटी सी गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बल्बो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बोले तो यूरेथ्रा में बल्ब जैसी गठाने जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ग्लैंड, है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। समझ में आ गई होगी बातें। चलिए और आगे बात करते हैं। तो अब ये पाइप इनके बीच से होते हुए इनका सबका सेक्रेशन लेते हुए आगे तरफ मूव करता है और जाता है पेनिस के अंदर। जब पेनिस के अंदर जाता है तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता, सॉरी ज्यादा बता दूंगा, यहां से यहां तक का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक है। और हालांकि एक बार में अगर डायरेक्ट बोलो तो आप पेनिस भी बोल सकते हो, या फिर दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करो तो ये यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट बॉडी ऑफ पेनिस कहलाएगा। और जो इतना वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, कहां लिख दो? यहाँ वाला इतना पार्ट, इसको हम क्या बुलाते हैं? ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं। समझ आ गई बातें? अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्या होता है? एक लूज फोल्ड स्किन होती है। ठीक है, उस लूज फोल्ड स्किन को हम क्या बुलाते हैं? फोर स्किन बुलाते हैं। फोर स्किन, या फिर इसी का नाम एक और होता है प्रीप्यूज करके बुलाते हैं। प्रीप्यूज, ओके। तो चाहे आप प्रीप्यूज बुलाइए या फिर आप उसको क्या बोलिए? फोर स्किन बुलाइए। अब ध्यान सुनना, जब ये यूरेथ्रा बीच में आता है तो जहां पे ग्लांस पेनिस होता है यहाँ पे क्या हो जाता है? ये मोटा पार्ट बनाता है। एक मतलब यहाँ पे जैसे एम्फुला बनाया था ना यहाँ पे डायलेटरी पार्ट, तो यहाँ पर भी एक डायलेटरी पार्ट बनाता है। उस डायलेटरी पार्ट को हम बोलते हैं नेविकुलर फोसा बुलाते हैं। ठीक है, एनएफ के नाम से बुलाते हैं। मैं लिख देता हूं पूरा, नेविकुलर फोसा, है ना, एनएफ बुलाते हैं, एनएफ। ठीक है, नेविकुलर फोसा। और लास्ट में जब जो यूरेथ्रा फिर से नैरो पार्ट बनाते हुए और ओपन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। या फिर हम इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ओरिफिस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? UGO बुलाते हैं। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल ओरिफिस। ठीक है, तो इस तरीके से दो नाम से हम इसको जानते हैं। कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से सुनना,
स्पर्म यहाँ से बना, स्पर्म मूव करते हुए गया 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 और आगे की तरफ गया और कहाँ पे डायलेटिव पार्ट में गया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। हालांकि स्टोर प्राइमरी स्टोरेज साइट उसका एपिडाइमिस भी है, क्योंकि एपिडाइमिस बहुत लंबी होती है, इसलिए लंबे समय तक यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मूव करके दूसरे पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है, एम्फुला में जाता है, एम्फुला में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। उसके बाद अब आता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से सेमिनल प्लाज्मा निकलता है। अब सेमिनल प्लाज्मा में ढेर अलग अलग तरीके के होते कंटेंट होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज हो गया उसमें, है ना, अलग अलग तरीके, और भी आयंस हो गए कुछ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल्स में। अब ध्यान से सुनना, सेमिनल वेसिकल का जो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, उस सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलता है और मिल करके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। क्या बनाता है, सीमेन, सीमेन, ठीक है। ध्यान सुनना, जो सीमेन है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसमें एक ग्लैंड और सेक्रेशन मिलेगा। वो कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका सेक्रेशन व्हाइटिश होता है या मिल्की कलर का सेक्रेशन होता है। इसमें भी कुछ आयंस वगैरह होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके अब जाकर के, मतलब इसका, इस ग्लैंड का सेक्रेशन और इस ग्लैंड का सेक्रेशन, जब ये दोनों सेक्रेशन किसके साथ मिल जाएंगे, यहाँ से जो आए हुआ स्पर्म उसके साथ मिल जाएंगे, तब जाकर के वो क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। और सीमेन फिर जाकर के कॉपुलेशन के दौरान बाहर निकलता है। अच्छा, ये ग्लैंड बच गए हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, काउपस ग्लैंड। इसका काम ये होता है कि जब भी एक्साइटमेंट आता है तो पहले से ही एक म्यूकस जैसा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को डिस्चार्ज कर देता है, जो जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। पेनिस को जब भी वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाए तो उसके दौरान में उसका लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। तो ये स्ट्रक्चर पार्ट हो गया पूरा। इस तरीके से हमने पूरे इसका A to Z स्ट्रक्चर समझा, ठीक है। और हम अब बात करेंगे इनके एक एक अंग के बारे में, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अभी तक जितने भी अंग मैंने बताए सब वही है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्रोटम पढ़ा, स्क्रोटम के अंदर हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा। टेस्टिस में देखो क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। प्रोसेस को आदि में पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। तो ये जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो टेस्टिस के अंदर ये तीनों चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे मेनली। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। जैसे टेस्टिस के बाहर तरफ आते हैं तो वासा इफ्रेंसिया आता है। हालांकि जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद हम रेटेड टेस्टिस भी देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, रेटेड टेस्टिस, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा उसको क्योंकि बहुत छोटा सा होता है वो, ठीक है। तो रेटेड टेस्टिस उसमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, बस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है या नेटवर्क ऑफ डक्ट्स होता है, ठीक है, ऐसा। फिर वासा डिफरेंशिया के बारे में पढ़ेंगे। वासा डिफरेंशिया ओपन होती है एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस ओपन होते हैं वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जो होती हैं, अब वो अपने रास्ते से वो जाता है तो उसको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मिलती है बहुत सारी। कौन सी ग्लैंड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव, सहायक जो जनन ग्रंथियां होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां मिलेंगी। अब सहायक जनन ग्रंथियों का भी जब सेक्रेशन उसमें शामिल हो जाएगा तब जाकर के फिर वो किसके पास लेकर के पहुंचेगी, पेनिस के पास में। तो इस तरीके से हम उसको 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सीक्वेंस याद करिएगा, ठीक है, और समझ लीजिएगा सातों पॉइंट हमारे पास किस तरीके से होते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको पूरा डायग्राम याद हो जाएगा, आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, कौन कौन सा कंटेंट कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा कि कौन किस में ओपन होता है, खासतौर पे यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि यहाँ से नेट के क्वेश्चन आते हैं कौन किस में ओपन होता है, ठीक है, कौन किससे अटैच होता है। जैसे वासा डिफरेंस क्या डायरेक्ट वास डिफरेंस से अटैच होता है क्या, नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से अटैच होते हैं, आप उन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। फर्स्ट बात करते हैं, पहले स्क्रोटम की बात करते हैं। तो स्क्रोटम मैंने बताया था कि ये क्या होता है, लूज स्किन होती है जो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होती है। उसके अंदर क्या भरा होता है, टेस्टिस भरा होता है। क्यों बाहर की तरफ लटका होता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। कितना, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जब टेस्टिस बनता है तो देखिए टेस्टिस क्या होता है, जब मेल बॉडी में जो छोटा सा बेबी डेवलप कर रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जैसे ही वो टेस्टिस बनता है तो अब धीरे धीरे जब डेवलप करता है 7वें महीने में जब पहुंचता है बच्चा, तब जाकर के टेस्टिस डेवलप कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। पर एक इंग्विनल कैनाल होती है, उस इंग्विनल कैनाल के माध्यम से जब 7वें महीने का बच्चा पहुंच जाता है, 7वें महीने में होता है, तब जाकर के वो टेस्टिस उसके पेट से, उसके एब्डोमेन से बाहर की तरफ टेस्टिस आती है। और किसमें आती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। तो ये जो सेक्स ऑर्गन है, जो टेस्टिस है, उसको बियर करने वाले, उसको धारण करने वाले, उसको रखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है और इसका कुछ नहीं, ठीक है। इट इज द sac या pouch like structures outside the abdominal cavity which bears male sex organ that is testis, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। मैंने बताया कि क्योंकि हमारे बॉडी में टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है, खासतौर पर टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए ये ऐसा करता है, ठीक है। लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
टेस्टिस इज अटैच्ड टू द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस बैंड नोन एज गुबर्नाकुलम। उसको हम क्या बुलाते हैं? गुबर्नाकुलम बुलाते हैं। सब डायग्राम में समझा चुका हूँ, बहुत आसानी से आपको हर चीजें समझ में आएंगी। और आगे बात करते हैं, अब हम आगे टेस्टिस में आ गए। ठीक है, देखिए जितने भी अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया आपको, सब डायग्राम मेरे हैंडमेड है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, कंटेंट हो या फिर डायग्राम हो। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ में अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए। ठीक है, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जब कमेंट करके बताओगे तो फिर मुझे समझ में आएगा ना कि आपका रिस्पॉन्स क्या है ना। तो आप कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस चीज को आसानी से शब्दों में अपने मदर लैंग्वेज टंग में अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्टिस की बात करते हैं। देखें टेस्टिस, इट इज द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कैसे होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है ना। लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टेस्टिस या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जब एम्ब्रियो कोई डेवलप कर रहा होता है, हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसमें 2 लेयर होती है या फिर 3 लेयर होती है। तो हम लोग कैसे ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, बोले तो इसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले आउटर की तरफ कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है। सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म होती है। फिर बीच में एक लेयर बन के तैयार होती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। ये तीनों लेयर कैसे बनती हैं? जब स्टेम सेल से जब डेवलप कर रही होती है तो स्टेम सेल से तीनों लेयर को बनाती हैं। तो जो मेसोडर्म बनाती है, लेयर बन के तैयार होती है, वो मेसोडर्म लेयर के द्वारा अंगों इस तरीके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो टेस्टिस भी कैसा है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, टेस्टिस स्टार्ट्स देयर डेवलपमेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट के अंदर ही डेवलप करना चालू करता है, मैंने अभी बताया। और बाद में जब 7th मंथ तक बच्चा आ जाता है तब जाकर के फिर वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रोटम में आता है। किसके माध्यम से आता है? इंगुइनल कैनाल के माध्यम से आता है। एक बार आ जाता है तो जनरली फिर बार बार अंदर नहीं जाता, जबकि वहीं पे कुछ एनिमल्स, प्लेसेंटल एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें टेस्टिस अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में शायद उतना स्पर्म को बनने के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो ऑलरेडी इतना मिनिमम होता है कि मैंने दोनों चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ऐसा है। ठीक है, ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ द फीटल लाइफ डे मतलब टेस्टिस डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम साइक इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। किसके प्रेजेंस में? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके हार्मोन की प्रेजेंस में कहाँ पे आ जाता है? जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। ठीक है, हेंस द टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। कैसे होते हैं? जो ह्यूमन मेल होते हैं, खासतौर पे क्योंकि हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन में क्या होते हैं? जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। यही चीज आप जानवरों में, कुछ जानवर भी है, जैसे गाय हो गया, गाय का जो मेल पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं बैल, तो बैल में भी वही चीज होता है। या फिर जो भैंसा होता है, भैंसे में भी वही चीज होता है। ठीक है, बकरा होता है, बकरे में भी वही चीज। तो ये सब चीजें क्या होती है? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब पेट से बाहर की तरफ मौजूद होना। ठीक है, नेक्स्ट है इफ दे फेस टू डिसेंट्स, अगर वो नीचे की तरफ लटकने में फेल हो जाते हैं, मतलब इंगुइनल कैनाल कई बार ब्लॉक हो जाती है और नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिप्टोचिडिज्म करके नाम से बुलाते हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं? क्रिप्टोचिडिज्म करके नाम से। उस मतलब डिसीज होती है प्रकार की, आप डिसऑर्डर बोल सकते हैं, वो प्रकार का कंडीशन या डिसऑर्डर तैयार होती है जिसको हम क्रिप्टोचिडिज्म बुलाते हैं। अब इसमें क्या होता है? फिर उसके बॉडी में स्पर्म नहीं बन पाते, क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के डेवलपमेंट होने के लिए, बनने के लिए, वो होता ही नहीं है। ठीक है, दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, जिसकी वजह से वो जो मेल है वो कैसा हो सकता है? इनफर्टाइल हो सकता है या स्टेराइल हो सकता है, बांझ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम बात करते हैं। स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी, किसके द्वारा? एब्डोमेन्स के द्वारा। ठीक है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, और पेल्विक कैविटी बाय द इंगुइनल कैनाल, किसके माध्यम से? इंगुइनल कैनाल, वही कैनाल है जिससे ये खुद आया था। तो इसके माध्यम से क्या होता है? वो अटैच होता है, किससे? एब्डोमेन से अटैच होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड जो कंडक्टिंग डक्ट्स, ट्यूब्स पासेस थ्रू इट, और ये सब चीजें जो भी टेस्टिस के अंदर जाते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल जाए, चाहे वो कोई नर्व जा रही हो या फिर कोई और कंडक्टिंग डक्ट जा रही हो, वो सब किसके माध्यम जाती है? इसी इंगुइनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस के पास तक पहुंचती हैं, जाती हैं। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये टेस्टिस वाला जो पार्ट था ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देयर आर सर्टेन मेमल्स, कुछ मेमल्स ऐसे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मेमल्स हैं जिनमें वो अंदर ही रहते हैं। जैसे खासतौर पे अगर एक्वाटिक की बात करें तो व्हेल हो गई, है ना। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एलिफेंट हो गया।
ठीक है। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस अंदर ही रहता है, बॉडी के अंदर ही रहता है। तो देयर आर सर्टेन मैमल्स इन विच टेस्टिस रिमेन्स परमानेंटली इन द एब्डोमेन एंड डज नॉट कॉजेस एनी डिफेक्ट। और इनके इसकी वजह से अगर परमानेंटली रुक भी जाता है तो कोई डिफेक्ट कॉज नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी में वो जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और साथ में स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए वो ऑलरेडी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता वही टेम्परेचर। ठीक है। जैसे एलिफेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर हम बात करें तो उसमें टेरेस्ट्रियल में कौन सा आता है, कौन सा जीव आता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो एक्वेटिक मैमल्स की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक मैमल्स में जैसे कौन सा आ गया बेटा, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया। ये एक ऑर्गेनिज्म और आता है जिसका नाम होता है प्रोटोथेरियंस करके आता है। ठीक है। तो ये एक्वेटिक हो गए। वहीं पे अगर हम एग लेइंग मैमल्स की बात करें, जो अंडे देने वाले जो मैमल्स हैं, ठीक है, उसमें कौन सा आता है, ऑर्निथोरिंकस करके आता है। रिंकस करके एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्निथोरिंकस, वो उसमें भी क्या होता है, सेम यही जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है। तो ये कंडीशंस इस तरीके जो एनिमल्स होती हैं इनमें मौजूद होती है। बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, इनमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हमने क्रिप्टोचिटॉइड्स में बोला था, क्या बोला था, क्रिप्टोचिटॉइड्स में बोला था। तो ये इस तरीके की बीमारियां इनमें नहीं होती, कोई डिफेक्ट नहीं होता, ये नॉर्मली होता है। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं इन मैमल्स विच ब्रीड्स सीजनली। अब जैसे कई बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सीजनली ब्रीड करते हैं, है ना। एग्जांपल पे जैसे बैट हो गया, और एक और आता है ऑटर करके आता है एनिमल्स, है ना। तो ये जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होता है, जब सीजनली ब्रीड करते हैं तो उस सीजन के दौरान ही टेस्टिस इनकी बॉडी से बाहर आता है, नॉर्मली फिर टेस्टिस फिर से कहाँ पहुंच जाता है, इनके बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो टेस्टिस डिसेंड्स इन द स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है। स्क्रोटम में केवल तब आते हैं बाहर की तरफ, कब स्क्रोटम के अंदर तब आते हैं या बाहर की तरफ बॉडी से तब लटकते हैं जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। जैसे एग्जांपल में बैट हो गया, ऑटर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और साथ में यहाँ पर भी याद करिएगा, जितने एग्जाम्पल्स खासतौर पर जो नेट के क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल से या फिर कंडीशन बेस्ड बनते हैं, तो आप दोनों तरीके के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एडल्ट्स की बात करें, टेस्टिस का किस तरीके से मेजरमेंट वगैरह, शेप वगैरह होता है। ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शेप कैसा होता है, देखिए ओवल होता है ना। जैसे लेंथ मैंने पहले बताया था 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितना होता है, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर होता है। या अगर इसका वेट की बात करें तो 10 से लेकर के 20 ग्राम का हो सकता है। ठीक है। टेस्टिस का वेट कितना हो सकता है, 10 से लेकर के 20 ग्राम का हो सकता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इनका, स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं पे सेकेंडरी फंक्शन अगर हम बात करें तो ये सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उस हार्मोन को रिलीज करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज प्रोड्यूस्ड मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल। हमने कल डिस्कस किया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। उन सब के लिए अगर कोई रिस्पांसिबल होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे बात करते हैं ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस इंक्लोजिंग इट एंड एन आउटर टफ कैप्सूल। ठीक है। जिसका नाम होता है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कोई भी टेस्टिस होता है तो वो चारों तरफ से क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग से अच्छे तरीके से, या जो एक टफ कवरिंग होती है, टफ बोले तो थोड़ा सा कठोर या जल्दी ना फटने टूटने वाली, ऐसी कवरिंग से कवर्ड होता है, ढका होता है। कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाम क्या है उसका, उस मेम्ब्रेन का नाम तो होता क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन, मतलब किसके द्वारा बनी होती है, तो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, तो बोले ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ठीक है। अब ध्यान सुनो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये ओवरी के चारों तरफ भी मौजूद होती है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे टेस्टिस के चारों तरफ भी मौजूद होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्टिस के चारों तरफ कौन सी कवर से ढका होता है, तो कवर का नाम क्या है। ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवर कौन सी होती है, कैसे बनी होती है, तो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है। आपको दोनों में से ऑप्शन आ सकता है। अब हम बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था टेस्टिस के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो टेस्टिस का ये सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। कैसा सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा पेन चेंज करूं, फिर बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, एक टेस्टिस है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर की है। अब अगर इसको हम कट कर दें ऐसे, तो ये आधी ऐसे और फिर ऐसे कटी हुई है, ऐसे और फिर ऐसे कटी हुई है। ठीक है। तो इस वाला पार्ट, नीचे का पार्ट पूरा ऐसे है, ओवल शेप्ड है, और ये ऐसे कट हुई है, फिर ऐसे कटी हुई है। तो पहले ऐसे वाले को देखो, इसमें क्या है, ये इस तरीके के सेप्टम दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको कंपार्टमेंट, यहाँ से ये ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। और सबसे आउटर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम होता है। क्या नाम होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बीच बीच में ये जो गए हैं, ये जो गया है बीच बीच में, इसको हम क्या बुलाते हैं, सेप्टम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। सेप्टम ऑफ टेस्टिस, या नॉर्मली हम इसको क्या बुलाते हैं, सेप्टम बुलाते हैं।
ठीक है। अभी देखिए सेप्टम हो गया, और इस तरीके से जितने भी इसके अंदर जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम लोब बुलाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लोब के अंदर, ध्यान सुनो, प्रत्येक कंपार्टमेंट या लोब के अंदर क्या होता है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। अब कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। तो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। अगर इसी में हम बात करें कि सभी कंपार्टमेंट से अगर एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, वही 250 250 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। बट अगर मैं बोलूं कि इसमें 3 सभी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं तो फिर कितने हो जाएंगी, 750 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 750 हो जाएंगी, 3 की अगर देखा जाए, ठीक है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में 3 हो, या जरूरी नहीं कि सभी में एक हो, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3। तो इस तरीके से इनका रेंज जो वेरी करता है, ठीक है। नॉर्मली अप्रॉक्स के आसपास 5 to 600 क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां मेरा पेन चल रहा है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, पूरे टेस्टिस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं। और यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से पूरा एक जाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं रेटे टेस्टिस। यहाँ पे लिखा हुआ, पीछे बताया था मैंने आपको, क्या बुलाएंगे हम, रेटे टेस्टिस बुलाएंगे। अब रेटे टेस्टिस से क्या होती है, ढेर सारी डक्ट बाहर निकलती है, लगभग कितना, 15 डक्ट, अबाउट 15 डक्ट क्या होती है, बाहर निकलती हैं, जिनका नाम होता है वासा इफ्रेंसिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम होगा बेटा उनका, वासा इफ्रेंसिया। टेस्टिस से बाहर की तरफ आती है। देखो उसके अंदर सब कुछ मौजूद था, चाहे हम रेटे टेस्टिस की बात करें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें, चाहे कंपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम सेप्टम की बात करें, सब कुछ टेस्टिस के अंदर था। टेस्टिस के अंदर से बाहर की तरफ अगर कोई निकलता है वो वासा इफ्रेंसिया है, ठीक है। तो एक टेस्टिस से लगभग 10 से 15 जो है ना वासा इफ्रेंसिया बाहर निकलेंगी, और सब मिल करके एक बड़ी सी डक्ट में ओपन होते हैं, सब जुड़ती जाएंगी, उसमें मिलती जाएंगी। उस बड़ी सी डक्ट का नाम क्या होता है, एपिडिडाइमिस। उस बड़ी सी डक्ट का नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती है बहुत लंबी डक्ट होती है, इसमें स्पर्म प्राइमरी स्टोरेज साइड भी बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म यहीं पे स्टोर होता है। और धीरे धीरे ये टेस्टिस के ऊपर की तरफ, ध्यान से देखो, टेस्टिस के ऊपर की तरफ एक इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होती है, एक थैली जैसी मेम्ब्रेन में क्या होती है, पैक होती है, और उससे चिपकी होती है। किससे चिपकी होती है, टेस्टिस से चिपकी होती है। अब इसमें स्पर्म मूव कर गया, इसके अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और फिर धीरे से कहां चला जाएगा, वास्ट डिफरेंस में चला जाएगा। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से क्या हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस में मूव करके चला जाएगा। अब जब वास्ट डिफरेंस में चला जाएगा तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, बॉडी के ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा, मतलब चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने समझा हर चीज को, ठीक है। एक टेस्टिस का पार्ट था, मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको, ठीक है। टेस्टिस का अंदर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं। अभी जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए उन सब पॉइंट को 1 by 1 करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो वासा इफ्रेंसिया हो, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे रेटे टेस्टिस हो, सब चीज के बारे में डिस्कस करें। तो मैनी फाइब्रस सेप्टा डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू नियरली 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। दिस आर नोन एज टेस्टिकुलर लोबल्स। इसको हम क्या बुलाते हैं, टेस्टिकुलर लोबल्स, या फिर लोब्स के नाम से बुलाते हैं। टेस्टिस लोब्स या टेस्टिकुलर लोबल्स के नाम से बुलाते हैं। जो टेस्टिकुलर लोबल्स कितने होते हैं, बोले 250 होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबल्स में लगभग 1 से लेकर के 3 हाईली क्वाइल्ड मेम्ब्रेन होती है, सॉरी हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है। उस हाईली क्वाइल्ड डक्ट को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हाईली क्वाइल्ड डक्ट्स आर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। इन्हीं के अंदर क्या बनता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म मौजूद होता है, मौजूद नहीं बोले प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टल एंड ऑफ वेरियस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। डिस्टल एंड, कौन सा डिस्टल एंड की बात कर रहा है, देखिए ये वाला जो एंड होता है इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो एंड होता है इसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं। तो जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं सबका डिस्टल एंड मिल करके क्या बनाता है, एक मेश लाइक या फिर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टल एंड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क नोन एज रेटे टेस्टिस। इसको क्या बुलाते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। बस इसके अलावा रेटे टेस्टिस के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आता वासा इफ्रेंसिया आता, अबाउट 15 स्मॉल डक्ट्स, कितनी बेटा, 15 स्मॉल डक्ट्स अराइजेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से लगभग 15 स्मॉल डक्ट्स बाहर निकलती हैं एंड ओपन्स इनटू एपिडर्मिस नोन एज वासा इफ्रेंसिया। किसमें, इन डक्ट का नाम क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, जो किसमें जाकर के बाहर तरफ खुल जाती हैं, एपिडिडाइमिस में खुल जाती हैं। अब जब एपिडर्मिस खुल गई तो अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, लॉन्ग अबाउट 6 मीटर, मतलब इसकी लेंथ जो होती है लगभग कितनी होती है, 6 मीटर के आसपास लेंथ होती है। इतनी लंबी एक हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है, इसलिए मैंने बोला कि ये स्टोरेज साइड होती है स्पर्म की। यहाँ पे स्पर्म बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर होता है, और साथ में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वो अपने आप को डेवलप भी करता है, मेच्योर होता है।
नेक्स्ट है इट इज प्राइमरी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस को। ये प्राइमरी स्टोरेज साइट होती है। सब चीज डिस्कस कर चुका हूँ, बस आपको बस लाइन बाय लाइन मुझे पढ़ना है। और आगे बात करते हैं वास्ट डिफरेंस। अब एपिडर्मिस कहाँ पे ओपन हो जाएगी, वास्ट डिफरेंस में ओपन हो जाएगी। जब हम वास्ट डिफरेंस में ओपन होगी तो ध्यान से सुनना, एपिडर्मिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट एक्सटेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और किसके ऊपर लूप करता है, डायग्राम में मैंने समझा था, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है एंड फॉर्म्स द डायलेटेड पार्ट नोन एज एम्फुला। ठीक है, एंड फॉर्म्स डायलेटेड पार्ट नोन एज एम्फुला, एम्फुला बनाते हैं। फाइनली इट जॉइंस टू द सेमिनल वेसिकल डक्ट एंड फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट। क्या हो जाएगा आगे चल के, जैसे एम्फुला बना के एम्फुला के बाद वो डक्ट जाकर के जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, उस सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड से एक डक्ट जो निकलती है, उस डक्ट से जुड़ करके क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। और इजैकुलेटरी डक्ट अल्टीमेटली कहां पे ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है, एट द प्रोस्टेटिक रीजन। यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्लैंड है ना, उस रीजन में जाके ओपन होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। फाइनली इट जॉइंट्स द सेमिनल वेसिकल डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। याद रखिएगा कैसे बनती है, किसके द्वारा या किससे जुड़ करके, दो कौन सी डक्ट से जुड़ करके इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। तो याद रखिएगा डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड वास्ट डिफरेंस, है ना, which opens into the prostatic urethra। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोले तो प्रोस्टेट जहां पे ग्लैंड मौजूद है उस वाले यूरेथ्रा के पार्ट में जाके ओपन रहती है। अब इसका काम क्या होता है, किसका, वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज साइट होती है, क्योंकि ये भी काफी लंबी डक्ट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम एपिडर्मिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। कहां तक, इजैकुलेटरी डक्ट तक। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट क्यों यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि दो डक्ट ऑलरेडी उसमें डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल आई थी, और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से मिलने के बाद ऑलरेडी जो वास्ट डिफरेंस थी वो कन्वर्ट हो गई थी आपके इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में। तो इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर के वास्ट डिफरेंस ओपन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोस्टेटिक रीजन मत बोल दिएगा वास्ट डिफरेंस को, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है, अब उसका नाम कन्वर्ट हो चुका है इजैकुलेटरी डक्ट, इसलिए। ठीक है, तो ये था। और आगे हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जब हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में, तो यहाँ पे 3 प्रकार की ग्लैंड्स आएंगे। सबसे पहले जो ग्लैंड होती है वो सेमिनल वेसिकल होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है। उसके बाद दूसरी ग्लैंड कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। उसके बाद फिर काउकस ग्लैंड, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो 3 प्रकार की मेल में ग्लैंड्स होती हैं। तीनों के बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो जो मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं, है ना, ये MARG का फुल फॉर्म मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड ऑफ बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, क्योंकि ये 2 होती हैं। और ये भी क्या होती है, सेमिनल वेसिकल भी कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे पेयर्ड। ठीक है, आगे तो सेक्रेशन ऑफ दीज ऑल ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स का मिल करके सेक्रेशन कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रुक्टोज। उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, और सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो अलग अलग ग्लैंड्स, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो या फिर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो, इन दोनों ग्लैंड से जो सेक्रेशन है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नरिशमेंट होता है। दैट मींस ये फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, अब फ्रुक्टोज की कहानी थोड़ा मैं अभी बताऊंगा आपको। फ्रुक्टोज होता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उसका प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग तरीके के ढेर सारे एस्कॉर्बिक एसिड या एंजाइम्स होते हैं जो उस स्पर्म को मरने से या फिर तुरंत उसको खत्म होने से, उसका लाइफ स्पान खत्म होने से बचाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स आल्सो सेक्रेट म्यूकस। जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स होती है उसका एक काम और होता है म्यूकस सेक्रेट करना और कुछ आयंस रिलीज करना, which helps in the lubrication of penis during the sexual coitus। जब सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर जब coitus होता है तो उस दौरान पे लुब्रिकेशन, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए मदद करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक ऐसी शुगर है जो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जब स्पर्म ही इसको पचा सकता है, और इसीलिए जब भी कभी किसी फीमेल के साथ में जब सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर उसके साथ जबरदस्ती रेप होता है तो अगर सीमेन वेजाना के अंदर रिलीज कर दिया गया है, तो अगर जब उसमें टेस्ट किया जाएगा, मतलब होता है ना जब रेप का टेस्ट होता है कि हाँ टेस्ट हुआ है, एग्जामिनेशन होता है, तो उस एग्जामिनेशन के दौरान सबसे पहले फ्रुक्टोज का टेस्ट किया जाता है कि उसके वेजाना में कहीं पर भी या उसके यूट्रस में कहीं पर भी फ्रुक्टोज की मात्रा है क्या। अगर उसके बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा थोड़ी बहुत मिली, इसका मतलब कि पक्का वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है या उसके साथ रेप हुआ है। तो फ्रुक्टोज क्या है, प्रकार का कंफर्मेटरी टेस्ट भी लगाया जाता है फ्रुक्टोज के माध्यम से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, उस शुगर का कौन उसको डाइजेस्ट कर सकता है, स्पर्म सिर्फ डाइजेस्ट कर सकता है, बाकी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इसका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, पेनिस की बात करते हैं। ठीक है, तो पेनिस क्या होता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कैसा होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, या फिर इस जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है तो एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट होता है। ठीक है, तो पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया
और ऑब्लिक उसको क्या बुलाते हैं, ऑपुलेटरी ऑर्गन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से यूरेथ्रा निकलता है, जो जिसके माध्यम से यूरिन पास आउट होता है, और यूरेथ्रा के माध्यम से ही क्या होता है, जो हमारा सीमेन होता है, सीमेन भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पास आउट होता है। ये ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे ग्लांस पेनिस और बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस वो पार्ट होता है जो जाकर के बॉडी से अटैच होता है। लास्ट में जो उसी पेनिस का सबसे टिप वाला जो पार्ट होता है, जो स्वैलन पार्ट होता है या जो बल्ज पार्ट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, ग्लांस पेनिस बुलाते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। लिख चुका हूँ, डायग्राम में समझा चुका हूँ। ठीक है, प्रॉक्सिमल सिलेंड्रिकल पार्ट, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बॉडी की तरफ से हम देख रहे हैं, तो बॉडी की तरफ से प्रॉक्सिमल पार्ट क्या आएगा, जो बॉडी का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, किसका, जो पेनिस की बॉडी का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, बॉडी या पेनिस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, वाइल द डिजिटल सोलन पार्ट, जो डिजिटल पार्ट सोलन पार्ट होता है, उसको हम ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं। जो ग्लांस पेनिस होता है जनरली वो 4 स्किन से कवर्ड होता है। ठीक है, या लूज स्किन से कवर्ड होता है, जिसका नाम क्या होता है, लूज फोल्ड स्किन का कवर्ड होता है, जिसका नाम होता है 4 स्किन। हम क्या बुलाते हैं उसको, 4 स्किन, या फिर उसको हम एक प्रीप्यूस के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं, उसको प्रीप्यूस के नाम से बुलाते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका एक डायग्राम भी है मेरे पास, आप ये डायग्राम देख लीजिए। इस तरीके से होता है, ये लूज फोल्ड स्किन हो गई है ना, ये नेविकुलर फोसा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा यूरेथ्रा पार्ट हो गया, ये उसकी बॉडी या पेनिस हो गई। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारा जो बोल सकते हैं स्पॉन्जिनस टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसको कार्पस स्पॉन्जियम पेनिस करके बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो स्पॉन्जी टाइप होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ब्लड भराया जाता है एक्साइटेशन के दौरान, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, टाइटनेस आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो ये सब चीज पढ़ेंगे। जब इसी को हम अगर, ये तो पूरा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर देते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो देखिए, ये दो बड़े बड़े जो दोनों पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये क्या होता है, कार्पोरा कवर्नोसा करके पार्ट होता है पेनिस का। ठीक है, जिसके अंदर स्पंजी टाइप का होता है, पूरा स्पंज होता है, जिसके अंदर ढेर सारा ब्लड भरा जाता है। और ये जब इनके अंदर ढेर सारा ब्लड भरा जाता है एक्साइटेशन का, तो यहीं से क्या हो जाता है, पेनिस में एक्साइटेशन आ जाता है। ठीक है, इनमें कुछ बेल भी जाती है सबसे ऊपर की तरफ। अगर देखा जाए तो पेनिस का इस तरीके से पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, डॉर्सल पार्ट है, तो ऊपर की तरफ से क्या होता है, इसमें एक नर्व होती है, सॉरी वेन होती है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल वेन बोलते हैं। ठीक है, डॉर्सल आर्टरी भी होती है एंड नर्व होती है। देखो ये आर्टरी है और साथ में क्या है, नर्व है उसके पास में। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, वेन हो गए। ठीक है, स्किन होती है, स्किन जो सुपरफिशियल क्या होता है, फेसिया करके होती है, सुपरफिशियल फेसिया जो ऊपर वाली स्किन होती है, तो स्किन भी मौजूद होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी यहाँ पर भी मौजूद होती है, मेम्ब्रेन जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। बीचों बीच से यूरेथ्रा ओपन होता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ भी क्या होता है, कुछ स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। उस स्पॉन्जी टिश्यू का नाम क्या होता है, कार्पस स्पॉन्जियम पेनिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कार्पस स्पॉन्जियम पेनिस बुलाते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारा टाइटनेस के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से फिर कॉपुलेशन एक्टिविटी हो पाती है, वो कार्पोरा कवर्नोसा पेनिस होता है। ठीक है, इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।